नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय और विनीता की विदाई की रस्म हो रही होती है, तभी उसके दोनों भाई एक दूसरे को देख बहुत रोते हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ को बीच में आना पड़ता है और वो उन दोनों को कान से खींचते हुए, चुप कराते हुए, डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ। वो बेचारी अभी विदाई के समय में वो ऐसी रो रही है, और वो अगर बेहोश हो गई, सुबह से वैसे भी कुछ खास खाया नहीं था, अभी खाना तुम लोग क्या कर रहे हो ऐसे। वो उसे बहुत डांट रही होती है, उसके भाइयों को, तो अपने बेटे को। तब वो दोनों कहते हैं कि आपके सीने में तो दिल ही नहीं है, आप तो पत्थर हैं। अपनी दीदी के सामने तुमने मैं रो भी ना। हाँ, अगर अगर वो बेहोश हो गई तो यहीं रहेगी, क्या जाता है। फिर फिर वो उन दोनों को रोता हुआ देख फिर विनीता अपने आंसू पोंछती है और फिर ज़ोर से दोनों के सर पे मारते हुए कहती है, चुप हो जाओ। तुम लोगों के चक्कर में मेरा मेकअप ख़राब हो गया। मैंने इतनी मुश्किल से खुद को संभाले रखा था, अब मुझे जाने दो। फिर भी वो दोनों चुप नहीं होते और ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर विनीता कहती है, तुम दोनों जाओ रूम में। वो उन दोनों को रूम में भेजती है, लेकिन वो लोग जाने का नाम नहीं लेता है। तो फिर वो चिल्लाती है, चुप हो जाते हो कि नहीं बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आता। हाँ, सब लोग खुद को संभाले हुए हैं, तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हो। हाँ, इतना ही रोना था तो, इतना ही रोकने का मन था तो बचपन में क्यों नहीं रोका। हाँ, जब छोटे थे तो क्यों नहीं रोका। उस टाइम पे तो रोना चाहिए था, उस टाइम रोकना चाहिए था, तब तो तुम लोग चढ़ा रहे थे मुझे। अब क्या, अब सच में जा रही हो तो तुम लोग इस तरह रो के मुझे रुला रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, उस वक्त मुझे क्यों नहीं रोका। फिर दोनों तीनों फिर से रोने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर, जिस पर विनय इस बार उन्हें गले लगाता है और कहता है, मेरे साले साहब, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बहन का अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर छोड़ते हैं और उसके बाद फिर विदाई की सारी रस्में उसमें होती है। फिर वो गाड़ी में बैठती है, जैसे कि सारे रिवाज होते हैं गाड़ी को धक्का देने की। उसके भाई और उसके चाचा सब मिल कर के गाड़ी को धक्का दे रहे होते हैं। और फिर सब कुछ होने के बाद इधर विनीता अपनी गाड़ी में बैठ रो रही होती है। विनय भी उसे देख संभालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर विनीता थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है और इधर विनीता की फैमिली में जितने लोग होते हैं, चाचा चाची, दादा, वो लोग काफ़ी देर तक बाहर ही रहते हैं। गाड़ी जाने के बाद उसके दादा तो वहीं चौखट पे बैठ जाते हैं और जैसे वो अपने मन में और अपने आँखों से जैसे अपने बेटे को याद कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो, हमने तुम्हारी बेटी की विदाई करवा दी, क्या वो ठीक होगी। मैंने बहुत अच्छे घर में दिया है उसकी शादी, लेकिन तुम्हें, मुझे, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनकी आंखें नम होती है और होंठ खामोश होते हैं। वो अपने बेटी को याद कर ये सारी बातें सोच रहे होते हैं और अपने बहू की ओर देखते हैं और उसकी बहू भी उनकी ओर देखती है और कहती है, पिताजी घर चलते हैं। वो कहते हैं, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वो समझ नहीं पाती कि उसके ससुर ने अचानक से उससे ये क्यों कहा। फिर वो अपने बेटे की ओर देखते हैं और कहते हैं, दोनों का हाथ अपने हाथों में लेकर, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। फिर वो दोनों अपने पिता को उठाकर घर के अंदर लेके जाते हैं।
पहले तो वो समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके ससुर ने ऐसा क्यों कहा। फिर वो समझ जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर वो मुस्कुराती है उन्हें उनके कमरे में छोड़कर सोने के लिए। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और उसके चाचा और कहते हैं अपनी पत्नी से, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं, ये कहकर वो जाने लगती है। अब ऐसे में वो क्या करे, तो उन्होंने हाथ पकड़ा होता है अपनी पत्नी का और कहते हैं, देखो पिताजी भी अचानक से कहने लगे कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अब तुम भी कह रही हो अच्छा लगा। देखो मैं उनकी बात तो नहीं समझ पाया, अब तुम्हारी बात भी मैं समझ नहीं पाया, तो बता दो ना क्या अच्छा लगा। तुम्हें पता है पिताजी ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा तुम दोनों अच्छे हो। उन्होंने क्यों कहा पता है? क्यों? क्योंकि हमने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला, जबकि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। इसलिए वो खुश थे और सुकून में थे। ओह, ऐसा क्या? और तुम्हें अच्छा इस बात से लगा कि वो तुम्हें थैंक यू बोले? हाँ, तो मैं भी तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू। मेरे भैया के जाने के बाद तुमने इस परिवार को संभाला, इस सब कुछ को अच्छे से संभाला, खास करके विनीता को। तुमने उसके उस पूरे वक्त में तुमने उसका माँ बनकर ख्याल रखा। वो मेरी बच्ची थी। वैसे हमें भी थैंक यू मिलना चाहिए ना? क्या मतलब? वो फिर देखते हैं कि उनका बेटे दोनों उनकी ओर देख कर कहता है कि हमें भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो कहते हैं तुम दोनों को क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? हाँ, तो वो कहते हैं कि हमें इसलिए थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि हम भी तो मेरी दीदी को अच्छे से संभाले ना। हमने कि हाँ, तुमने तो मजाक मस्ती में उसके घर में कमरे में छिपकली छोड़ दी थी, क्या मुझे याद नहीं है? अरे माँ, देखो ना पिताजी कैसे बोल रहे हैं। हमने तो मजाक मस्ती में छिपकली नहीं छोड़ी थी, हमने जानबूझ कर छोड़ी थी ताकि दीदी थोड़ा बाहर निकले। पता है कितने मुश्किल से वो कमरे में गई थी, और गई तो आज निकली ही नहीं। उसे निकालना कितना मुश्किल था, और अब देखिए वो कितना घूमती है बाहर बाहर। एक बार कमरे से निकली, पूरी दुनिया घूम ली। अब क्या चाहिए आपको? हाँ, हमें थैंक यू बोलना चाहिए आपको। जाओ जाके सो जाओ। अरे बाबा, अब क्या सोना है, अब सब डेकोरेशन वाले आएंगे थोड़ी देर में, ये सारी चीज़ें समेटेंगे। तो ठीक है, तुम ये दोनों ये सब संभालो, तो हम दोनों सोने चले। आप जाइए सोने के लिए, मुझे काम है, रसोई देखना है। पता चला कुछ खाने चोरी हो गए तो माँ पॉइंट वाली बात कर रही है। अब तुम लोग काम करोगे तो मैं कैसे सो सकता हूँ? चलो मैं भी काम कर लेता हूँ। और फिर वो सभी मिल कर के सारे काम देखने लगते हैं। तब तक मैं सच में डेकोरेटर वाला भी आ जाता है, और डेकोरेशन वाले सब देखने लगता है, डेकोरेशन की सारी चीज़ें बांस उस खोलने लगते हैं। उसकी माँ देख रही होती है सब कुछ खुलते हुए। तब उसका बेटा आता है और कहता है, क्या बात है माँ, अभी से दीदी को मिस कर रही हो? नहीं, देख रही हूँ कि 4 सेकंड नहीं, 4 घंटे पहले इस घर में कितनी रौनक थी, और 4 घंटे बाद ये घर कितने सन्नाटे से भर गया है। कितना सुंदर वक्त गुजरा। हाँ, वक्त तो हमेशा यादों में ज़िंदा रहता है। हमेशा याद रखिएगा माँ, वक्त हमेशा यादों में ज़िंदा रहता है, और यादें हमेशा दिल में।
इसलिए हमें हमेशा अपने दिल और सामने वाले दिल का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमें ना कूटना बंद कर दीजिए आप। उनका मुंह बन जाता है और वो अपने बेटे के पीछे हाथ दौड़ कर पड़ जाती है और बोलती तुम लोगों को ना बहुत मारूंगी मैं। इधर ये हंसी मजाक चल ही रहा होता है कि उधर विनीता अपने ससुराल पहुंचती है। दरवाजे पे गाड़ी लगी ही होती है कि पूरा मोहल्ला जैसे इकट्ठा हो जाता है। सब लोग दुल्हन को देखने के लिए बेताब होते हैं। तभी उसकी माँ आती है आरती की थाल लेकर और बाकी सब लोग खेल लेते हैं। विनीता एकदम से गाड़ी के अंदर से सारा नज़ारा देख रही होती है। विनय गाड़ी से उतरता है, विनीता को कहता है तुम अंदर रहना, मैं माँ से बात कर आता हूँ। विनय अपनी माँ के पास जाने ही वाला होता है कि उसकी माँ तुरंत कहती है वहीं रुक। बहू को दरवाज़ा खोलकर नीचे उतार। वो पहले टोकरी दी जाती है, हल्का सा जो प्लेन वाला टोकरी होता है वो वाला दिया जाता है और वो विनीता के पैर के पास रखा हुआ रहता है। दरवाज़ा खुलते विनीता उस पर पैर रखती है। विनय कहता है ये क्या है? उसकी माँ कहती है ये रस्म है, वो सीधे चौखट पे ही पैर रखेगी, चौखट लांघ कर हमारे घर आएगी, इसलिए टोकरी रखी गई है। अरे माँ वो गिर नहीं जाएगी? तो तुम किस लिए हो? उसका हाथ थामो और उसे लेकर आओ। अच्छा। फिर उसका भाई टोकरी को आगे पीछे कर रहा होता है। उसकी माँ उसका दरवाजे पर स्वागत करती है। दरवाजे तक पहुँचते ही आरती की थाल लेकर के, आरती की थाल से पहले उन दोनों की आरती होती है और उसके बाद फिर उसकी माँ सामने एक चावल का कलश रखती है और फिर चावल गिराकर आलते की थाल पे पैर डुबाने को कहती है पैर डुबाकर उसके बाद फिर उसे सफ़ेद कपड़ा ज़मीन पर बिछाने के बारे में सोचती है। फिर उसकी चाची कहती है कि ऐसा तो नहीं होता है, दीवार पे ना आरती आलता का हाथ चिपकाया जाता है ना। तो फिर वो कहती है वो तो हल्दी लगता है। फिर वो हल्दी भी लेकर आती है और कहती है इसमें हाथ डुबाओ और इस दीवार पे पूजा के स्थान का वहाँ पास में वो दीवार पे चिपकाओ। फिर वहाँ पे लगाए। विनीता अपने हाथों के निशान को दीवार पर रखने के बाद उसकी माँ फिर कहती है कि भगवान से आशीर्वाद लो अपने जीवन और सुख शांति के लिए। फिर वो दोनों आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फिर जो कि पूरा मोहल्ला आधा से ज़्यादा आ चुका होता है, तो फिर वो लोग कहते हैं कि अभी मुंह दिखाई की भी रस्म कर लेते हैं, क्योंकि जब विनीता उतरी थी तो वो थोड़े से घूंघट में थी, जैसा कि उसकी चाची ने कहा था कि सिंदूर ढक कर रखना, तो इसलिए काफ़ी हद तक सर उसका ढका हुआ था। तो फिर वो कहती है कि उसकी माँ कि अभी अभी तो बेटा और बहू घर आए हैं, शाम के टाइम पे रस्म रखेंगे, अभी आप लोग जाइए ना, शाम को हम सबको बुलाएंगे। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। फिर मोहल्ले वाले तो चले जाते हैं। फिर विनय और विनीता दोनों अपनी सास की ओर देखते हैं। विनय अपनी माँ की ओर और विनीता अपनी सास की ओर देखती है और कहती है, कहने वाली होती है कुछ, तब वो खुद ही कहती है कि देखो तुम दोनों बाहर थक गए हो, रात भर सोए नहीं हो, तो अब जाओ जाके थोड़ा मुंह हाथ धो लो, फ्रेश व्रेश हो जाओ और थोड़ा खाना खा लो, उसके बाद फिर सो जाना। शाम को फिर मुंह दिखाई की रस्म होगी, फिर और भी कुछ रीति रिवाज है वो सब होंगे, तो अभी फ़िलहाल तुम लोग आराम कर सकते हो। विनीता कहती है ठीक है। फिर उसकी बहन को बुलाया जाता है।
स्नेहा को। तो सब कोई उसको स्नेहा करके बुला रहे थे, तो विनीता कहती है उसका नाम तो निधि है ना। फिर वो कहते हैं कि घर में हम लोग जो मिलता है मुंह में आता है वो बोल देते हैं, स्नेहा, निधि, और भी कुछ नाम रहा तो वो भी। हाँ तो बोलो ना, छुछुंदर, बिल्ली, ये भी बोल दो, स्नेहा कहती है। तो फिर वो कहती है उसकी माँ, अभी भाभी आई है तो घर पे यहाँ झगड़ा करेगी। अरे मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, देख रहे भाभी, आप आए तब भी मेरी यहाँ पे बेइज्जती हो रही है। अरे मैंने कहाँ कुछ किया, मैं तो बस बोल रही हूँ कि तुम लोग भाभी को लेकर जाओ, जाओ भैया के कमरे में लेकर जाओ और उन्हें जो भी कपड़े उपड़े बदलने हैं कुछ, तो उन्हें फ्रेश व्रेश होने दो। अच्छा ठीक है। फिर वो विनीता को भैया के कमरे में ऊपर लेकर जाती है और फिर वो बोलती है बाथरूम किधर है। तो फिर वो कहती है कि बाथरूम तो नीचे ही है। तो वो कहती है कि ऊपर बाथरूम नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, बाथरूम तो हमारे घर में एक ही है, और ऐसे ऊपर में पानी है, टंकी से नल बना हुआ है यहाँ पे मुंह हाथ धोने के लिए, ऐसे थोड़ा बहुत, क्योंकि ठंडी के टाइम पे ना मम्मी ऊपर में ही छत पे ही कपड़े धो लेती है। तो यहाँ तो 2 रूम है, भैया और छोटे भाई का, तो इसलिए जो बाकी का जगह है वहाँ पे नल बना हुआ है, यहीं पे तार भी है। तो मम्मी ठंडे दिन में ना तो यहीं पे कपड़े खींच लेती थी, तो इसलिए नल है मुंह हाथ धोने के लिए। पैर तो आपको, लेकिन बाथरूम अगर यूज़ करना है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अब तो सुबह का समय है तो लाइन बाय लाइन तो बाथरूम में सब लाइन लगा के रखे होंगे, क्यों? क्योंकि सबको बाथरूम यूज़ करना है, सबको शौचालय जाना होता है सुबह सुबह। आपको नहीं जाना होता है सुबह सुबह? ऐसा नहीं है। पता है एक बार ना क्या हुआ था कि एक बार ना मेरे भैया का ना पेट खराब हो गया था। अब उनका पेट खराब हो गया है तो क्या होगा, सुबह सुबह पापा गए हुए थे और भैया का पेट खराब हो गया। इस चक्कर में भैया ने पूरे घर में हंगामा कर दिया, अरे दूसरा बाथरूम क्यों नहीं बनता है यहाँ पे, शौचालय जाना है, कोई तो निकलो बाहर, कौन है। भैया को लगा था मैं घुसी हुई हूँ, वो चिल्ला रहे थे, अरे हमको बोल रहे थे मुटकी निकल बाहर, पूरा चिल्ला रहे थे। उनका शोर सुन के ना मैं उनके पीछे आई थी और कहती हूँ क्या हुआ भैया, क्यों इतना शोर मचा रहे। तो पता है वो क्या कहते हैं, तू यहाँ है तो अंदर कौन है। तो फिर उधर से पापा निकलते हैं और कहते हैं कितना चिल्लाता है तू, हैं, शांति से बाथरूम में ना जाए इंसान। फिर बहुत डांट पड़ती है उसको, लेकिन फिर वो बाथरूम जाता है, बाथरूम से होकर आता ना तब भी उसको शांति नहीं मिलता है, फिर वो जाता है। और जब वो निकल जाता है तो फिर बड़े पापा चले जाते हैं। अब बेचारा फिर परेशान हो जाता है। अब बड़े पापा को तो कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए और ज़्यादा बेचारा परेशान होता है। उसी परेशानी में कम मैंने बहुत मज़े लिए थे, बहुत ज़्यादा मज़े लिए थे। तो दूसरा बाथरूम बना कि नहीं बना उसके बाद? बना है, शौचालय 2 है, लेकिन इतनी नहाने के लिए एक ही बाथरूम है। अच्छा चलो अच्छा है, अब इमरजेंसी में इंसान 2 बाथरूम रखे है, अच्छा। हाँ पता है कितना दिक्कत हो गया था। अब मेन बात है ना भाभी, जब गेस्ट आ जाता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सबको सुबह। और एक बार तो एक दादी आई थी गांव पे से, वो तो इतना चिल्लाती थी ना, इतना शोर मचाती थी, कुछ बोलने का नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इनमें इतनी एनर्जी आती कैसे है। लोग कहते हैं बूढ़े होने के बाद ताकत नहीं होती है, मैं तो उनके गले को सुनकर सोच रही थी कि इनके पास इतनी एनर्जी है कि ये अपने गले से ही सामने वाले को बेहाल करके मार दे। ऐसा नहीं कहते। अरे भाभी आपको नहीं पता, हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसे नमूने हैं ना, जिन नमूनों को देखकर ना मुझे कभी लगता है कि ये आखिर अब तक क्यों जी रहे हैं, क्या सेंचुरी मार के ही मरेंगे ये। मतलब इनका मतलब समझ नहीं आता है, हिला जाता नहीं है बेड से, लेकिन गला इतना फाड़ेंगे ना